Hello students, welcome to the EduCell and e-learning platform powered by YAC EdTech Private Limited. I am your chemistry mentor Mohammed Talha. I am here again for you with a new lecture of coordination compound. This is lecture 7 of coordination compound. तो हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लगभग हमने कंप्लीट कर ली। आज एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद हम जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10-12 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं पहले लेक्चर में आपके सामने रख चुका हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो कम से कम 3-4 टाइप के क्वेश्चन तो हर साल आ ही जाते हैं, तो इस चैप्टर को स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो एक आखिरी एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, वो ये है कि हमारे पास एम और ए बी का होल ट्वाइस ए बी ये रहेगा। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे बन सकते हैं। देखो हमारे पास ये रहेगा M, ओके, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक ये ले लेता हूँ और एक ये। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ A यहाँ पे लूंगा, B यहाँ पे लूंगा, A यहाँ पे लूंगा और B यहाँ पे लूंगा, तो हमारे पास ये बनेगा। और उसके बाद ए बी ये हो जाएगा, एक कंपाउंड ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसी को रेफरेंस मान के हम अगला बनाएंगे, तो हम ये कर लेंगे कि इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब इसको इस बी को ए और ए को बी, यहाँ भी ए को बी और बी को ए हम कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये तो ए और बी हमारा ऐसे रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे बी को ए कर देंगे, यहाँ भी बी को ए कर देंगे। तो देखो चेंज हो गया पूरा, क्योंकि इस ए के 90 डिग्री पे बी है और यहाँ पे भी 90 पे आपका बी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इस ए के 90 पे एक्सियल पोजीशन पे ए है और इसके 180 पे अब हमारा बी आ गया, जबकि बी यहाँ पे एक्सियल पे कहा था हमारा 90 पे था। तो ये हमारा एक अलग आइसोमर बनके तैयार हो गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं। और कितना हमारा हो सकता है देखते हैं। देखो ये रहा हमारे पास एक, ये ए और बी तो ऐसी रहेगा। इसमें क्या है कि इसको तो एज इट इज रख दो ए और बी, लेकिन इस वाले में इसको क्या है, इसको चेंज कर दो, बी को ए कर दो और ए को बी कर दो, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए के एक्सियल पे 90 पे हमारा बी रखा है और इसी पे यहाँ पे 90 पे हमारा बी रखा है। ओके, ये हो गया। और अगर हम इस बी की बात करें, देखो एक मिनट के लिए सॉरी उल्टा उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला तो सेम रखना है लेकिन ये वाला इंटरचेंज करना है, इसलिए। तो इस ए के 180 पे आप क्या रखा है, हमारे पास बी रखा है, और इस ए के 90 पे हमारा ए रखा है, और यहाँ पे 90 पे भी हमारा बी रखा है। तो अब हमारा एक कंपाउंड और बनके हमारा आ सकता है, वो ये है, देखो जरा इधर को, कि ये हमारे पास है। देखो अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि अगर इसी में इस वाले कंपाउंड में इसको ऐसे कर दें, ए और बी तो एज इट इज है, ये भी हमारे पास एज इट इज है, और इसको बी को ए कर दें और ए को बी कर दें, ये वाला अब हमने चेक कर दिया। देख लो अब इसमें क्या है, इस ए के 90 पे हमारा बी रखा, सॉरी 180 पे हमारा बी रखा है, और इस ए के 90 पे ए रखा है। अब इस ए के 90 पे बी रखा है और 180 पे ए रखा है, तो ये क्या हो गया, हमारे चेंज हो गए। तो कितने बन गए, 1 2 3 4, 4 बने। अब हम देखेंगे पांचवा, तो पांचवे के लिए हमने फिर से, अब क्या है कि ये तो हमारी कंडीशन हो गई पूरी। देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे 90 पे हमारे पास बी है और यहाँ भी 90 पे हमारे पास बी है इस ए के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस ए के लिए 90 पे हमारे पास बी है और इसके 90 पे हमारे पास ए है। ओके
तो यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे यहाँ हमारा ये आ रहा है, यहाँ पे ये 180 पे हमारा ए हो जाएगा। तो अगर हम देख लें इसको इस तरह से कि इसी वाले कंपाउंड को अगर ऐसे ले लें ए बी और यहाँ पे भी बी ए और यहाँ पे हम ले लें बी और यहाँ पे ले लें ई, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इस ए के लिए 180 डिग्री पे रखा है बी और इस बी के लिए 180 पे रखा है बी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इस ए के लिए भी 180 यहाँ पे रखा है 180 पे, और यहाँ पे अगर हम देख लें तो इस ए के लिए हमारे पास जो है ये 90 पे रखा हुआ है। सॉरी, ये हमारे पास जो ए है इस ए के लिए बी हमारा 90 पे रखा हुआ है और इस ए के लिए ये बी हमारा 180 पे रखा हुआ है। यहाँ पे इस ए के लिए ये बी हमारा 90 पे रखा हुआ है और इस ए के लिए ये भी बी हमारा क्या है 180 पे रखा हुआ है। यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी सेम है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, हम कंडीशन लिखेंगे अब दूसरी। देख लो अब क्या होगा, ए बी ए बी ये रहेगा, यहाँ पे हमारे पास ए यहाँ पे बी, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। अब ऐसी ही एक और अगर मैं ड्रॉ कर दूं इसमें, और यहां पे मैं इसको बी बोल दूं, यहां पे मैं इसको बी बोल दूं और यहाँ पे ए बोल दूं, तो एक कंडीशन हमारे पास ये हो जाएगी। तो टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे बन के आएंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो कितने बन के आएंगे, इस वाले केस में हमारे 6 बन के आएंगे। ओके, अब ये यहाँ पे हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्टाहेड्रल वाली की थी, उससे वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की थी और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली जो है हमारी खत्म हो गई। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले 2 क्वेश्चन में लेकर के चल रहा हूँ जो कि हमारे जेईई मेंस में आए हुए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारे पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म का मैंने बताया हुआ है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म हमारी जिसमें एम्बाइडेंट लिगेंड होते हैं वो शो करते हैं। एक होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म, एक होती है हमारे पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, एक होती है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और एक सोलवेट हाइड्रेट तो होगी, और एक कौन सी होती है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये 3-4 हमारे पास होती है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में हमारा क्या होता है, एम्बाइडेंट लिगेंड होता है, एम्बाइडेंट लिगेंड होता है। इसमें वाटर का मॉलिक्यूल एक्सचेंज होता है, इसके अंदर जो है आयंस अलग अलग होते हैं, आयंस जो है लिगेंड का काम भी करते हैं और दूसरे उसमें वही जो लिगेंड है वो आपका आयंस का काम कर रहे होते हैं। तो देखो, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर या यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड सॉरी जो सेंट्रल एटम है वो 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म पूछा है तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एम्बाइडेंट लिगेंड। देखो पीएपीएस3 तो हमारे पास एम्बाइडेंट लिगेंड नहीं होता है, लेकिन अगर हम एनसीएस की बात करें तो एनसीएस जो है आपका एम्बाइडेंटी शो करता है, एक बार एन से भी करता है बॉन्डिंग और एक बार एससीएन एस से भी करता है, तो एम्बाइडेंट होता है लिगेंड। तो यानी कि इसमें यहाँ पे एनसीएस है और यहाँ पे एससीएन है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एम्बाइडेंट लिगेंड होने की वजह से ये हमारा शो कर रहा होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, आगे देखते। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ई इन कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास एक कंपाउंड है ई और En का होल ट्वाइस C2O4 और यहाँ पे NO2। तो हमसे पूछा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकाल लेते हैं इस ई की, क्या होगा। देखो En क्या है, En इथाइलिन डाइमीन या इथेन 1,2 डाइमीन भी होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास डाइडेंटेड लिगेंड। तो डाइडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि एक लिगेंड 2 बॉन्डिंग कर रहा होगा, यानी कि अगर हम देखें तो इस तरह से, तो यहां से एक तो हमारे पास En यहाँ पे रहेगा और एक En हमने मान लिया कि यहाँ पे रहेगा। अब ये C2O4 क्या है, ऑक्सिलेटो है, ये भी क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो ये जब डाइडेंटेड लिगेंड है तो ये भी हमारे पास क्या है, 2 बॉन्ड शो कर रहा होगा। तो देख लो अब यहाँ पे इसमें जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कितने बन के आ रहे हैं, 6 बन के आ रहे हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा 6। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो देखो इसको हम मान लेंगे x और En 2 इंटू En पे जो चार्ज होता है
वो होता है आपका 0। क्या होता है? 0। ओके, और ऑक्सिलेटो की अगर हम बात करें तो ऑक्सिलेटो पे जो चार्ज होता है वो होता है -2, क्योंकि C2O4 होता है। तो C2O4 का मतलब यहाँ पे होता है कि C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, ये रहेगा इस तरह से। ओके, और साथ में रहेगा NO2 पे चार्ज होता है -1 इजिकल्स टू 0। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसकी? +3। तो ये हमारे पास ये रहेगा 6 and +3, ये रहेगी हमारे पास। ठीक है ना, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। अब हमारे पास आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमको दो चीजें समझनी होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर आर दोज आइसोमर, ऑप्टिकल isomers are those isomers which are non super impossible। देखो ध्यान दें, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग याद रखना, इम्पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल वाला है। ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस टू ईच अदर, ये चीज होती है। अब पहले समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो ऑप्टिकल आइसोमर वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, यानी कि, और वो होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। अब इसके बारे में मालूम कैसे होगा, तो इसके लिए हम देखेंगे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखो हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो एक हमारे पास एक नॉन पोलर लाइट है, नॉन पोलर लाइट है। नॉन पोलर लाइट मतलब कि इसके लाइट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हर डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं लूंगा ऑप्टिकल के बारे में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लूंगा तो वहां पे अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, इतना। अब इस लाइट को जब मैं एक निकोल प्रिज्म से पास करता हूं, ये रहा, इसमें एक बारीक सा कट लगा होता है, बहुत बारीक सा कट लगा होता है, इसको बोलते हैं हम निकोल प्रिज्म। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है ये बना हुआ, और अलग अलग कंपाउंड का भी होता है, ऐसा नहीं। तो अब जब इस लाइट को इसमें से पास करेंगे तो ये जो कट लगा हुआ है, ये जो हमारा कट लगा हुआ है, इस कट के अलोंग ही क्या है कि इस लाइट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो पास हो पाएंगे। तो जब कट लगा हुआ होगा तो उस कट में से, उस कट के अलोंग जो कोऑर्डिनेट होंगे वही इसमें से पास हो पाएंगे। बाकी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, हल्का फुल्का एंगल भी अगर होता है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से पास नहीं हो पाएगा, वो वही एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जो इस निकोल प्रिज्म से बाहर निकलेगी लाइट, वो इस कट के अलोंग होगी, उसी कट के अलोंग कोऑर्डिनेट होंगे, ये रहे वो कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, ये रहे। अब ये एक क्या है, ये एक यूनि डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट है आपके, यानी कि ये आपकी नॉन पोलर लाइट है, मतलब डायरेक्शनल, यानी कि ये आपकी नॉन डायरेक्शनल लाइट है, इसके कोऑर्डिनेट जो है हर डायरेक्शन में। और ये जो लाइट इसमें से पास होकर के निकली है ये आपकी है यूनि डायरेक्शनल। ठीक है ना, या और इसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या बोलते हैं इसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इन शॉर्ट पीपीएल, ये रहेगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब मैं किसी एक सॉल्यूशन से पास करता हूं, एक आइसोमेरिक सॉल्यूशन से पास करता हूं, तो होता ये है कि ये लाइट तीन तरह के बिहेवियर शो करती है। एक तो वो कि ये लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाए, ठीक है। दूसरा ये कि ये लाइट
उतनी एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाए। और तीसरा ये कि ये लाइट बिना मुड़े सीधा सीधा पास हो जाए, ठीक है ना। तो जो लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, देखो ध्यान सुनो, कि इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब मैं सॉल्यूशन से पास करता हूं तो क्या होता है कि ये सॉल्यूशन जो है इस लाइट को तीन तरह के बिहेवियर्स दिखाता है। एक तो ये हो सकता है, मतलब तीन में से कोई एक दिखाता है। एक तो ये कि ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ दे, या ये सॉल्यूशन इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ दे, या बिना मोड़े उसमें से पास कर दे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास है तीन टाइप के बिहेवियर देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अब इन तीनों का क्या मतलब है वो हम यहाँ पे लेंगे। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट मुड़ती है उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, ये होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। और जो इसका एक दूसरा नाम है डेक्स्ट्रो रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेशन, ओके। और इसको कभी कभी हम इस तरह से भी शो करते हैं और कभी कभी हम स्मॉल डी से भी इसको शो करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ये होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ओके। और इसको बोलते हैं लीवर रोटेशन। और कभी कभी हम इसको माइनस से भी शो करते हैं और एल से भी शो करते हैं, स्मॉल एल, स्मॉल डी, स्मॉल एल। कैपिटल एल और कैपिटल डी को यहाँ पे मत लेके आना, वो अलग चीज है, ठीक है ना। और एक होता है हमारे पास जिसमें होता है नो रोटेशन। तो इस नो रोटेशन के बहुत सारे मतलब हैं जिसको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक तो ये होगा, इसको हम बोलेंगे कि हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि उसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। या तो वो होगा रेसिमिक मिक्सचर, और या फिर होगा वो मीजो कंपाउंड। अब रेसिमिक मिक्सचर वो होता है, अगर मैं रेसिमिक मिक्सचर की बात करूं तो वो होता है जिसमें 50% हमारा डी होता है और 50% हमारा एल आइसोमर होता है। यानी कि 50% एल आइसोमर होगा और 50% हमारा डी आइसोमर होगा। तो क्या होगा कि जितने रोटेशन से क्लॉकवाइज में डी रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा, जितने एंगल से, उतने ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एल रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि क्या होता है कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंगल से रोटेट करने की कोशिश कर रहे होंगे लाइट को, तो उस केस में क्या होती है, लाइट एक दूसरे का जो रोटेशन एंगल है वो कैंसिल आउट करती हुई सीधी निकल जाती है। तो इसको बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर। मीजो कंपाउंड में क्या होता है, डी और एल, यानी कि इसमें क्या है, दो सेंटर एक ही कंपाउंड के अंदर होते हैं। तो उसमें होता है कि उसमें भी जो हमारा रोटेशन होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसमें भी क्या है, लाइट सीधी सीधी पास हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल, यहाँ पे जो लाइट का रोटेशन कैंसिल आउट होता है वो होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से, ठीक है ना, एक्सटर्नल कंपनसेशन। और रेसिमिक मिक्सचर के अंदर जो हमारे पास लाइट का रोटेशन कैंसिल आउट होता है उसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। ये चीज होता है, यानी कि अगर कोई बिहेवियर नहीं है तो इन तीनों में से कोई एक हमारा हो सकता है जिसके बारे में हमको डिटेल में बात करनी है। एक तो चीज ये। अब दूसरी चीज आती है कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो उसको आगे से बढ़ने से पहले पहले आप इसको अच्छे से उतार लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमको टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी, टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो हम क्या चेक करने वाले हैं, एक तो हम चेक करने वाले प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक हम चेक करने वाले सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये दो चीजें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, देखो इसमें डेफिनेशन में हम नहीं घुस रहे, बल्कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वन बाय वन कि ये क्या चीज होती है। तो अगर मैं कहूं प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री
तो ये होता है सिग्मा, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं कभी कभी POS, ठीक है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। तो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, जब आप मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल हाफ में काटेंगे, तो जो दोनों इक्वल हाफ हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज अगर बन रहे हैं, मिरर इमेज अगर बन के आ रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो देखो अब वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ये बात की बात है। पहले हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, और किस किस टाइप के कंपाउंड में हो सकती है। तो बहुत सिंपल है, पहले हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने के बाद एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है ना? जैसे कि मेरे पास फोन है, जैसे कि मैं अगर कहूं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और लेकर के चल रहा हूं, मेरे पास ये एग्जांपल है और इसमें मैंने यहाँ पे लगा दिया Cl, ओके, और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया। ये जो कंडीशन है एज इट इज ऐसी है। यहाँ पे 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप में से बहुत से कहेंगे सर ये तो आपका sp3 है और आपने इसको 2 डायमेंशन ड्रॉ कर दिया। मैंने 2 डायमेंशन जानबूझ के ड्रॉ किया है, 2 डायमेंशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी हम इतना डीपली नहीं जा रहे हैं कि सर यहाँ पे तो आपका एक अबव द प्लेन होगा और एक डाउन द प्लेन होगा, ऐसा हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपाउंड है, अगर हम यहाँ से इसको काट देते हैं इस तरह से, तो इस तरह से काटेंगे तो ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा, ये कार्बन इसकी मिरर इमेज बन जाएगा, ये कार्बन इसकी मिरर इमेज बन जाएगा। तो हम कहेंगे इसके अंदर जो सिग्मा है वो प्रेजेंट है। ऐसे ही इसके अंदर क्या है, सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर मैं ये कंपाउंड ले लेता हूं इस तरह से, और यहाँ पे मैं इस तरह से ले लेता हूं इसमें भी, तो मैं अगर इसको यहां से काटता हूं तो इस कंपाउंड के अंदर भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि सिग्मा प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये इसकी इमेज बन जाएगा, ये इसकी इमेज बन जाएगा, और ये वाला कार्बन आप 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा। ठीक है? ऐसे ही और कंपाउंड हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है, हमारे पास है ये याला, जैसे PT Cl 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 और Cl इस तरह से, और यहाँ पे रहेगा 2 प्लस सॉरी 2 माइनस, ये रहेगा इस तरह से। तो देखो अब इसके अंदर होगा या नहीं होगा, तो इसमें देखो हर तरह से इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगी। कैसे? देखो अगर मैं इसको इस तरह से काट रहा हूं तो ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा, ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा, हो गया। आप चाहो तो यहां से देख लो, तो यहां से ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा, ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा। आप चाहो तो यहां से देख लो, तो इस केस में ये इसकी आपकी ये वाला क्लोरीन क्या होगा, एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएगा। लेकिन ये दोनों जो क्लोरीन है ये आधे आधे कट जाएंगे। ठीक है ना? इस तरह से भी होता है। अब हम कॉमन कुछ एग्जांपल्स के साथ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ताकि हम देखें। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है ये वाला Ma2B2, ठीक है, ये वाला है। तो इसमें अगर हम करें तो हमारे पास M, देखो ये रहा मेरे पास A, ये रहा हमारे पास B, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहां पे अगर मैं इस तरह से काटता हूं तो ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी और ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, तो इसके अंदर सिग्मा प्रेजेंट है। ओके, ये वाला था हमारे पास एग्जांपल Ma4 वाला। अब अगर मैं ये वाला लेता हूं Ma3B, ओके, तो इसमें अगर मैं चेक करूंगा तो वो हो जाएगा हमारे पास M, ये रहेगा A, ये A और ये B। अब आप कहोगे सर अगर आपने यहां से इसको लिया तो ये मिरर इमेज तो हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। यू आर राइट। अगर हम यहाँ से लेंगे तो इसमें ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे लेकिन ये नहीं बन पाएंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन एक तीसरा रास्ता काटने का और है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो
हम जब आलू काटते हैं तो आलू के जो पत्ते पत्ते क्या बनते हैं, स्लाइस बनते हैं। तो उसको इमेजिन करो कि आलू है और आप उसके स्लाइस बना रहे हो। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर स्क्वायर है जो कि ये है हमारा। तो इस स्क्वायर को अगर हम ऐसे काट रहे हैं तो ये रहा, ऐसे का काट रहे हैं तो हमारा ये रहा, हमने मान लिया। एक तीसरा काटने का रास्ता भी होता है, वो ये वाला होता है। इस तरह से जब इसको काटेंगे तो इसके बन जाएंगे 2 स्लाइस, और जो एटम यहाँ पे लगे होंगे कोनों पे, यहाँ पे जो एटम लगे होंगे, ठीक है ना, वो भी क्या है, उसी तरह से कटे जाएंगे। यानी कि इस तरह के कट को मैं हमेशा दिखाऊंगा, इस तरह के कट को मैं हमेशा इस तरह से दिखाऊंगा, इस तरह से। जब मैं इस तरह से काट रहा हूँ तो एक प्लेन ऊपर जाएगा और एक जाएगा नीचे। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी मैं कहूंगा कि यहाँ पे भी सिग्मा प्रेजेंट हमारे पास होगा। क्या होगा, सिग्मा प्रेजेंट रहेगा, ये रहेगा इस तरह से। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, ये चीजें। तो यहाँ पे आपको मालूम हो गया कि इसके अंदर सिग्मा प्रेजेंट है। ये अब एक और ले लेते हैं कंपाउंड, जैसे कि हमारे पास है MA4B2। ओके, तो MA4B2 में अगर हम देखें, ये रहा हमारे पास M, और ये रहा A, और ये रहा A, ये B, ये B, ये B और ये B। ये कंडीशन हमारी ट्रांस है। तो इस ट्रांस का तो सिंपल है कि जब हम इसको काटेंगे इस तरह से तो ये इसकी मिरर इमेज बनेगा, ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा, और ये वाला जो एक्सियल वाला है ये बन जाएगा इसका स्लाइस। क्योंकि जब आप ऊपर से काट रहे होगे ना इस तरह से, जब आप इसको इस तरह से काट रहे होगे तो ये जो एक्सियल वाला बॉन्ड है, ए वाला, ये जो एक्सियल वाला बॉन्ड है, ये दोनों के दोनों जो है, आप इसको इस तरह जब आप काटोगे तो ये इस तरह से कट जाएगा। तो ये 2 इक्वल पार्ट में कट जाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट में जब आपका कट जाएगा तो इसमें क्या रहेगा, सिग्मा रहेगा, सिग्मा इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये चीज रहेगी। ऐसे ही एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हमारे पास एक और ले लेते, जैसे कि हमारे पास है MAA का होल थ्राइस। ये वाला देख लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे अगर हम देखें M, ये रहा A, ये रहा A, और ये रहा A, और ये रहा हमारे पास A, इस तरह से, ठीक है। अब आप जब इसको काटने की कोशिश कर रहे होंगे, ये इस तरह से मैं अब इसको दिखा रहा हूं ताकि आप इसको कुछ थोड़ा सा समझे। ये रहेगा इस तरह से, और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से और दिखा देता हूँ तो, क्योंकि इसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। ये रहा इसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा मेरे पास M, दिख रहा है, हाँ ओके। और ये रहेगा इस तरह से, ये रहेगा ये A, और ये A, ये A। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ होता है क्या इसका। यस, हो गया। देख लो इधर को, इस वाले केस में क्या है कि अगर आप इसको इस तरह से काटने की कोशिश करते हो तो आप कहोगे सर ये इसकी मिरर इमेज बन गया, यू आर राइट, बन गया। ये इसकी मिरर इमेज बन गया, यू आर राइट, बन गया। लेकिन आप सोच रहे होगे कि ये भी हमारा कट जाएगा, नहीं, एक्सियल बॉन्ड वाला नहीं कट पाएगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये इस वाले कार्बन पे है, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन पे है। तो एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये इस तरफ है। मैं अगर दिखाने की कोशिश करता हूँ तो देखो, अगर मैं ऊपर वाले बॉन्ड की बात करता हूँ तो ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो हमारा, ये वाला जो बॉन्ड है ये, और ये जो हमारे पास एटम है, ये वाला जो एटम पता नहीं दिखाई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, इस तरह से। अब देखो, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास एटम है एक्सियल वाला, और ये वाला जो हमारे पास एटम है ये इसके साथ बॉन्डिंग हो रही है। तो ध्यान से देखो कि ये बॉन्डिंग यहाँ पे होगी। अब मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ तो ये वाला जो एटम, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो एटम है ये, और ये वाला जो एटम है ये, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग हो रही होगी। तो एक बॉन्ड हमारे पास यहाँ होगा और एक बॉन्ड यहाँ होगा। तो जब आप इसको इस तरह से काटेंगे तो इसकी मिरर इमेज यहाँ बननी चाहिए थी और इसकी मिरर इमेज यहाँ बननी चाहिए थी।
लेकिन क्या है कि इसमें मिरर इमेज नहीं बन पाएगी, तो हम बोलेंगे कि इसमें सिग्मा जो है वो नहीं होता है। इस तरह के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना आना चाहिए। तो इस तरह के लगभग हम सब में देखते हुए चलने वाले हैं। अब हमारे पास आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री के बाद, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। दूसरा आता है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री, आई। सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या है, आई है, यानी कि COS। COS भी इसको बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये होता है कि हम किसी कंपाउंड के सेंटर में से अपोजिटली अगर मूव कर रहे हैं, तो अपोजिटली मूव करने पर हमको सेम चीज हर पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर मिलनी चाहिए। अगर दोनों पॉइंट पर सेम चीज मिल रही है तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, ये रहा। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसके सेंटर पे खड़ा हूं, यहाँ पे ये रहा। अब इसके सेंटर पे खड़ा होकर के मैंने क्या किया कि मैं इसके अपोजिटली यहाँ पे मूव किया, तो इसके अपोजिट में यहाँ जाऊंगा, तो मैंने देखा यहाँ भी हमारे पास सेम चीज है, यहाँ भी हमारे पास सेम चीज है। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो यहाँ भी हमारे पास सेम चीज है और यहाँ भी हमारे पास सेम चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जिसको हम आई से शो करते हैं, इसके अंदर आई प्रेजेंट है। अब हम और ले लेते हैं ऐसे ही, ये लिया मैंने और मैंने यहाँ पे ये लगा दिया Cl, एक लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने देखा तो मैंने जैसे ही मैं अगर यहाँ पे मूव करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, इसका मतलब जो चीज सेम है यहाँ है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं और यहाँ देखूं तो यहाँ पे हमारे पास CH2 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो इसके अंदर I जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे I प्रेजेंट नहीं होगा। इज दैट क्लियर। ऐसी ही एक चीज और ले लेते हैं कि अगर हमारे पास ये चीज आ जाए कि मैंने एक Cl तो मैंने ये लगा दिया, एक Cl मैंने ये लगा दिया, तो अगर मैं इसमें क्या लिख रहा हूं, मैं इसके सेंटर से अगर मैं पास करता हूं तो देखो यहां से अगर मैं पास करता हूं तो वो ये रहेगा, और यहां से पास करता हूं तो वो ये यहाँ पे कार्बन के साथ एक क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे। और चाहो आप यहां से देख लो तो यहाँ भी सेम कंडीशन रहेगी, यानी कि इसके अंदर आई जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा ले लेता हूं, ये वाला, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक मैंने क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक क्लोरीन लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस सेंटर से अगर मैं अपोजिटली मूव कर रहा हूं तो हमको CH2 मिल रहा है, और इस सेंटर से यहाँ पे मैं अपोजिटली मूव कर रहा हूं तो यहाँ भी क्या है, हमको CH2 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से, यहाँ पे भी हमारे पास Cl मिल रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास Cl मिल रहा होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि इसके अंदर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि सिग्मा क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा, सिग्मा प्रेजेंट रहेगा। रिमेंबर दिस। इस तरह के हमारे पास कंपाउंड होंगे कि जिसके अंदर सिग्मा होगा। ओके, अब ये जो भी है फिलहाल, अब यहाँ पे हमको देखना है कि इसका क्या मतलब है। अगर किसी के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और किसी के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, या किसी के अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट है, या किसी के अंदर एक चीज प्रेजेंट है, तब क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम बोलेंगे द कंपाउंड विच हैज COS and POS or either one, then that compound is optically inactive।
क्या होगा वो? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव वो होगा कि सी फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी COS and or POS must be absent, absent होने चाहिए दोनों, या दोनों में से कोई एक absent होना चाहिए। जब हमारी absent होंगे तब वो जो कंपाउंड है हमारा क्या होगा, वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ये हम देखेंगे कि किस किस टाइप के कंपाउंड में ये होता है, तो वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपने लेक्चर यहाँ तक देखा हो तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप किसी इंडिविजुअल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप बताएं, हम उस पर भी वीडियो बना करके आपको दे देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।